कई स्टडीज तो ये बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड करने वाले लोगों की अगर उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स हो, उनकी टेंडेंसी सुसाइडल हो, तो वो भी शिफ्ट होने लगती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को 23 इयर्स की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके 8 वर्टेब्रेज टूट गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया तुम दोबारा कभी चल नहीं पाओगे, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो सारी जिंदगी पैरालाइज्ड रहोगे। उन्होंने कहा यार जब मैं अपनी मदर के वूम्ब में था उस समय पर कौन से डॉक्टर ने आके मेरी रीढ़ की हड्डी बनाई थी? किसी ने नहीं। कोई तो डिवाइन पावर थी, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा भैया कर क्या रहे हो तुम, ये तो खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने लेटे लेटे अपनी विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की और विजुअलाइजेशंस में उन्होंने ये देखा आंखें बंद करके कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बन रही है। 3 महीने के अंदर विद इन 12 वीक्स वो बंदा जो जिसको डॉक्टर ने बोला था आप उठ नहीं सकते, वो 3 महीने के अंदर 12 हफ्तों के अंदर हॉस्पिटल खुद चल के गया, अपनी रीढ़ की हड्डी खुद से बना दी। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी कॉन्सेप्ट में हमको लगता है कि मैं चीजों को अट्रैक्ट करूंगा। अरे नहीं, चीजें भी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ सकती हैं। सब चीज अगर एनर्जी है जीशान भाई, आप एनर्जी हो, ये माइक एनर्जी है, बॉटल एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है, तो जरूरी थोड़ा मैं ही अट्रैक्ट करूंगा। हो सकता है ये मुझे अट्रैक्ट कर ले कि मुझे इस बंदे के पास जाके इसके होठों से टच होना है। विजुअलाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लोगों को करने चाहिए, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड? एक नया सेगमेंट, एक नई चीज़ जिस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, जिस पे पहले फोकस नहीं किया जाता था, मुझे लगता है वो गट हेल्थ है। आपका इसके ऊपर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस? सो वेलकम बैक अनुराग जी, आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो था वो हुआ था, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसमें से कई सारे शॉर्ट्स और रील्स काफ़ी फेमस भी हुए। स्पेशली वो जो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड आपने कहानी बताई थी वो लोगों को बहुत पसंद आई। कई सारे लोग, मैं देख रहा था, मुझे ही लोग शेयर कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे कि यार आपका ये पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा। ग्रैटिट्यूड की हमने बात की थी लास्ट सेशन में, और मैंने हदीस का एक वाकया भी आपके साथ शेयर किया था। हज़रत मूसा की एक स्टोरी मैंने शेयर की थी। बहुत लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, दिल से प्यार दिया, और उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वो चीज़ वाकई अच्छी लगी है। और सुनने में जितना अच्छा लगता है ना ग्रैटिट्यूड, ये इम्प्लीमेंट करने में उससे अगर मैं बोलूँ 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि जब तक चीज़ों को हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तब तक हम उनकी भव्यता को, वो कितनी लैविश हैं चीज़ें, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपके ब्रेन के सभी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आपका ध्यान जो ज़िंदगी में क्या कम हो गया उस पे था, उससे अब ज़िंदगी में क्या क्या है वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इनफैक्ट कई स्टडीज़ तो ये बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड करने वाले लोगों की अगर उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स हो, उनकी टेंडेंसी सुसाइडल हो, तो वो भी शिफ्ट होने लगती है। क्योंकि हम नेगेटिविटी में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान ज़िंदगी में क्या नहीं है इस पर है। शुक्र करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद हमारा ध्यान किस पर, उस पर चला जाता है जो जिंदगी में है। तो हमारा टोटल माइंड से शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा तो वो ग्रैटिट्यूड होगा। एक्चुअली बात यह है ना, आजकल हमें ऐसा लगता है ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी गोली में। तो आप थोड़ा सा बुखार हुआ, आजकल आप देखोगे लोग गोली खाना चालू कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी आपका क्या ओपिनियन है? आजकल ये जो गोली खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, ये सब क्यों हो रहा है, और इसके क्या कुछ बेटर तरीके भी है? मुझे तो लगता है पर्सनली काफ़ी बेटर तरीके है, और हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली खुद से भी बहुत सी चीज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट हम उसे टाइम ही नहीं देता है। सो ट्रू। इस पर मैं खूब बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा फोटे है। सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर आपने गोली खाने वाली बात बोली, तो कई जगह पर देखो आज मेडिकल साइंस ने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो कभी कभी हमारे लिए भगवान बनकर ज़रूर आते हैं। एग्जैक्टली। और जो गोली है ना, जो हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या कोई भी स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, चाहे वो मेलाटोनिन की टैबलेट है या कोई, एक्चुअल में वो इंसान जिसको स्लीपिंग पिल या जिसको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी जिसको दिया जा रहा है, उस टाइम पर उसके लिए वो ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पर उसके लिए जो कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो बताने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमारा एक इवेंट होता है 4 दिन का, अवेकन और हीलिंग इंटेलिजेंस। उसमें हम लोगों के माइंड के ऊपर काम करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को चैनलाइज, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना चैनलाइज, कैसे चैनलाइज करके आप इन सब चीज़ों से कैसे बिना इन सब के बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं किसी भी अपने पार्टिसिपेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको गोली नहीं खानी है। मैं कहता हूँ कि आपको इसको सप्रेस नहीं करना, आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर मान लो आपको कोई चैलेंज हो रहा है और आपको उसके लिए डॉक्टर ने दवाई दी है, बिल्कुल ठीक समझ के दी है, लेकिन ये परमानेंटली दवाई तो सोल्यूशन नहीं है। वो तो इसलिए दिए हैं, एंटी डिप्रेसेंट इसलिए दिए जाते हैं जीशान भाई, कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। एक्चुअल में हमें जो प्रॉब्लम था, या जो जिसको मैं चैलेंज बोलता हूं, जो चैलेंज थी, क्या हमने उसको ओवरकम किया? हमने तो अपने आप को सुला दिया।
कि भाई तुमको टेंशन हो रही है, टेंशन को खत्म मत करो, सो जाओ, दिमाग रिलैक्स कर लो। हमारी गोली जो है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम कर रही है। वो एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल हमारे माइंड को स्लो डाउन कर दे रही है। हमने चैलेंज को तो ओवरकम नहीं किया ना। इसीलिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जिनको 10 साल पहले एंग्जाइटी थी, उनको 25 साल बाद भी एंग्जाइटी है, और उनके सब कॉन्शियस में वो पड़े रहने के कारण वो कॉन्शियसली तो नहीं दिख रहा है कि मुझे किसी से डर लगता था, अब मैं उससे उतना नहीं डर रहा हूं क्योंकि मेरे हालात बदल गए हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो डर पड़ा हुआ है ना, वो मुझे नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करके वो मेरे सब कॉन्शियस में बड़ा पावरफुल विध्वंस मचा रहा होता है। गोली लेना बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा छोड़ दीजिए किसी भी तरह की, लेकिन हाँ उसके ऑल्टरनेट को अपनाइए, जो कि माइंड प्रोग्रामिंग्स होती हैं एनएलपी के थ्रू, मेंटल डिटॉक्स के थ्रू हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। उससे आपके माइंड में जो उस पर्टिकुलर थॉट से कोई पेनफुल मेमोरी रखी है, कोई पास्ट के इमोशंस रखे हैं, किसी ने धोखा दिया था वो रखा है, कोई फेलियर पड़ा है वो रखा है, पेरेंट्स का कोई एब्यूज था वो रखा है, मोलेस्टेशन है बचपन की वो रखी है, हमको उसको खत्म करना है। रूट कॉज को खत्म करना है। हम जो इनसाइड आउट जो चैलेंज आया है, हम उसको आउटसाइड इन खत्म कर रहे हैं। जो अंदर से शुरू हुआ था, हम बाहर दवाई लेके उसको सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं कर सकते, हम सप्रेस कर रहे हैं उसको। हमको उसको इनसाइड आउट ही खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं उस मेमोरी की जो आपके पास है, अगर आपको पता चले कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब आप उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हो, लेकिन अगर एक दिन मैं आप दोनों को बिठाऊं और उस केस को रिजॉल्व करूं कि अरे नहीं भैया, ये तो खुद उस दिन बड़ा परेशान था, इसने आपको इसलिए आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि ये खुद किसी प्रॉब्लम में था और भाग कर जा रहा था, और ये भी आपको सॉरी बोले, तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इससे कभी परेशान रहोगे नहीं, आपने एम्पैथाइज कर लिया, समझ। तो हमने क्या किया, हमने वो रूट कॉज को खत्म किया। और जहां पर दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर आपके माइंड को ये चीजें क्लियर करना कि एक्चुअल में जो हुआ है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि दुनिया में दुर्घटना कोई नहीं होती। लोग बोलते हैं दुर्घटना हो गई, दुर्घटना नहीं होती, हर चीज घटना होती है। यानी हमारी जिंदगी से घटने के लिए आती है, खत्म होने के लिए, माइनस होने के लिए, घट जाए हमारी लाइफ से, निकल जाए। जब वो निकलती है ना, उसने तो निकलना ही है, रो के निकालो, हंस के निकालो। वो दुर्घटना नहीं है, गलत नहीं हुआ आपके साथ, वो घटना थी, घट गया, जिंदगी से कम हो गया, माइनस हो गया। अब खुश हो, लेकिन अब उस चीज को दोबारा से एनर्जी ना दो कि वो घटना की जगह दुर्घटना बन के वापस आए। उसको घटा दो, माइनस कर दो, खत्म करो, छोड़ो। अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो वो दुर्घटना बन के बार बार आती रहेगी। तो यहां पर काम करना पड़ेगा। गोली छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, और गोली छोड़ने, अगर हमने गोली लेते रहे, उससे भी कुछ नहीं होगा, डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो, आप एक बीपी की भी टेबलेट ले रहे हो ना 10 mg की, क्या वो बीपी ठीक कर रही है? 1 साल बाद वो 20 हो जाती है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो इंसान जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बीपी को ठीक कर सकता है, वो नहीं कर पा रहा, तो दवाई खानी जरूरी है। उसको बिल्कुल मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा है। उसको मना किया डॉक्टर ने स्मोकिंग मत करो, वो फिर भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? वो अपने ब्लड थिन या वो जो भी करेगा, वो गोलियां ही लेगा ना। अगर वो लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है तो दवाई शुरू करो। दवाई के साथ साथ 90% आप दवाई लो, 10% माइंड पे काम करो। धीरे धीरे 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, और एक दिन आप देखोगे कि आप 100% अपने माइंड की प्रोग्रामिंग से 0% दवाई पे आ जाओगे, अगर आपके अंदर ये करने की इच्छा है तो। राइट, एग्जैक्टली। ये वाली चीज़ मैंने भी खुद अपने लाइफ पे भी नोटिस करी थी, इसलिए मैंने दवा रखा था, मैंने दवा लिया, मैंने ट्राई भी किया, बट मुझे एक चीज़ समझ में, दवा से खत्म नहीं हो रहा। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो यहीं पे हुआ था। जब मैंने पहली बार ये स्टूडियो लिया था ना, तो यहाँ पे लेते साथ ही वियर्ड सा एग्जाम्पल है, चूहा मर गया था। और वो चूहा कहाँ मरा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग परेशान, बहुत स्मेल आ रही थी। अब वो स्मेल को खत्म करने के लिए हम भाई हर चीज़ जो ले सकता था मैं, सारे एयर फ्रेशनर, ये वो हर एक चीज़ मैंने लेके कर दिया, बट वो बास खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चूहा मरा था सोर्स, और वो सोर्स मिल रहा ही नहीं था। तो मुझे लगता है ना, कहीं ये जो दवाइयाँ भी होती काइंड ऑफ ऐसा है कि यार थोड़ा रिलीफ के लिए आप दवा खा लो, थोड़ा स्मेल खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, सही है, लेकिन वो सोर्स चूहे को उठा के फेंकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक है ना, आप कितना भी कर लो, कुछ टाइम बाद वापस आओगे, आपको वापस से वही स्मेल दिखेगी। सो ये वाला चीज एग्जांपल मुझे काफी सही लगता है। बहुत बढ़िया। और एक्चुअल में जो अब चूहा मर रहा है वो यहाँ मर रहा है। हाँ। उसकी स्मेल भी नहीं आ रही है। हाँ। वो सिर्फ दिमाग में ही चले जा रहा है, तो वो पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी चैलेंज, कोई भी फिजिकल इलनेस है, कोई पेन है, कोई फियर है, उसको अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हो, तो एक अच्छे माइंड प्रैक्टिशनर से, एक अच्छे NLP प्रैक्टिशनर से ज़रूर मिलिए। वो इंसान जो
आपको विजुअलाइज करवा सके, जो आपके माइंड के डायरेक्शंस को बदल सके, माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि आज इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी बहुत हो गया है गोली का और ये सब। अभी रिसेंटली एक ऐसी रिसर्च हुई, एक ब्रांड था, शू का ब्रांड था, जूते बनाने वाली एक कंपनी है। उनका जूता मान लो वो आता है $12-13 का, $15 का जूता आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस जूते की रीब्रांडिंग करी। मतलब जूता वही है, शू वही है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने उसकी पैकिंग बदली, उसके ऊपर टैग बदला, उसका जो रैप करने वाला सिस्टम था वो बदला, कंपनी का नाम बदला, उसका किसी एक बड़े स्टार से ब्रांड प्रमोशन करवाया कि भैया आप हमारे आके रिबन को यहाँ पर काटो, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता हो। और वही जूता जो $15 का था, वो जूता उन्होंने $1000 के प्राइस के साथ, टैग के साथ वो रखा। जितने जूते वो 6 महीने में बेचते थे, उतने उन्होंने 3 दिन के अंदर बेच दिए। एक्सक्यूज मी, $15 के जूते जो 6 महीने में बेचते थे, मान लो वो 100 जूते बेचते होंगे, तो अब 100 जूते उन्होंने 3 दिन में $1000 वाले बेचे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पावर ऑफ ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, परसेप्शन। तो हमको जब सोसाइटी ये चीज बताती है ना, अब बहुत से लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि जो चीज महंगी है वो बढ़िया होगी। हाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वो 100 है और नंबर 2 पे है वो 10 है। प्राइस में वो 10 है, वो 100 है, लेकिन जो नंबर 2 पे है वो 80, 90, 95, 75, 85 कहीं उसके आसपास होगा। लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस हम लोग पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि जो महंगी चीज है वो खराब है, अरे नहीं, लेकिन कई जगह पर लोगों का परसेप्शन ये है कि महंगी चीज ही अच्छी है। राइट, वो परसेप्शन प्रॉब्लम है। परसेप्शन प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको सोचना चाहिए परसेप्शन भी आपकी सही भी है कि नहीं है। जैसे कि ना, मैं अगेन वो हेल्थ पे ही जा रहा हूँ। मैं से बाहर के बहुत सारे शोज देखता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग को नेटफ्लिक्स ये सब मूवीज ये सब देखना पसंद है, तो हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, वहाँ पे एक परसेप्शन, कई सारे शोज में कुछ भी हुआ फटाक से दवा ले लो। कुछ भी आप नोटिस करना, लोगों को थोड़ा सा भी कुछ इशू होता है ना, वो लोग सीधा प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। उनका परसेप्शन ये है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है। आई नो दवा ज़रूरी, आपने भी जैसा कहा कि इट्स गुड, इट्स बहुत अच्छा है, हम इतना साइंस इतना आगे बढ़ पाया, उसके जैसे हमारी लोगों की हेल्थ काफ़ी बच पा रहे हैं, उन लोग की उम्र बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, बट वही सोल्यूशन नहीं है। बात ही सिर्फ उस पर ही टिके मत रही है, वो वाली चीज़ है। ट्रू। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। हमने लास्ट टाइम भी इनके बारे में बात की थी। और आपने यू आर द प्लेसिबो, बहुत पावरफुल बुक है, इनकी 2-3 बुक्स बहुत पावरफुल है, बिकमिंग सुपरनैचुरल। रिकमेंड कर दीजिए ना 2-3 बुक्स। हाँ जरूर। एक तो यू आर द प्लेसिबो, मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को, ये तो मैं कहता हूँ कि यार ये फर्स्ट क्लास से ना बच्चे को स्कूल में लगा दो। हाँ, यू आर प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये 2 बुक्स तो मैं कहता हूँ बच्चे को ना, कुछ पढ़ाओ मत पढ़ाओ, उसको ये पढ़ा दो यार। उसकी जिंदगी उसको समझ में आएगा कि सब मेरी चॉइस है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही हूँ अपने आप। मैं कहता हूँ ना, एक शायर का बड़ा याद आता है, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। जो कर रहा हूँ ये, लेकिन रियलाइज बहुत लेट चल के होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को 23 ईयर्स की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके 8 वर्टेब्रेज टूट गए, रीढ़ की हड्डी में, मणके बोलते हैं हम उनको, आप पता नहीं क्या आप बोलते हैं यहाँ पर, ये वर्टेब्रेज होते हैं, बीच बीच में हमारे 8 टूट गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया तुम दोबारा कभी चल नहीं पाओगे, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो सारी जिंदगी पैरालाइज्ड रहोगे। उसने कहा अगर ऑपरेशन कर दोगे तो क्या मैं ठीक हो? उन्होंने कहा ठीक नहीं होगे, रहोगे व्हील चेयर पर, लेकिन जान बच जाएगी, पैरालाइज्ड नहीं होगे। वो महर्षि महेश योगी को बहुत सुनते थे, स्वामी रामा जिन्होंने ब्रेथ के ऊपर बहुत काम किया, उनको बहुत मानते थे। उनको बात याद आई, उन्होंने कहा यार जब मैं अपनी मदर के वूम्ब में था, माँ के गर्भ में था, उस समय पर कौन से डॉक्टर ने आके मेरी रीढ़ की हड्डी बनाई थी? कहते किसी ने नहीं, कोई तो डिवाइन पावर थी, है ना। मैं वो पिछली बार भी एक गजल का आपको रेफरेंस दे रहा था, वो कहता कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वो कहते कोई तो था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को 0 से लेकर के बना दिया, मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को। डॉक्टर ने तो नहीं ऑपरेशन किया, तो कोई तो ऐसी पावर है जो वो रीढ़ की हड्डी को बना सकता है। क्या वो हल्का फुल्का सा अलाइनमेंट नहीं ठीक कर सकता? कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उन महर्षि महेश योगी जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा अरे भैया कर क्या रहे हो तुम, ये तो खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने लेटे लेटे अपनी विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की, और विजुअलाइजेशंस में उन्होंने ये देखा आंखें बंद करके कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बन रही है,
बन चुकी है। रीढ़ की हड्डी बनने के बाद कहते हैं ना हम पॉसिबल आउटकम देखो कि इससे मिले। बनने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, किन किन जगह पर जाकर के मैं डांस किस किस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या कपड़े डाले हुए हैं। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। द मूवमेंट विच यू आर लिविंग हेयर इज एक्चुअली द रियल मूवमेंट्स। वो रियल से भी ज़्यादा रियल है, वो आपकी ज़िंदगी को बना रहे हैं। और उनके उस विजुअलाइजेशन ने उनकी रीढ़ की हड्डी को दोबारा बना दिया। ज़िशान, आप यकीन नहीं मानोगे, आपने तो खैर इस बुक को ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन कई लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। 3 महीने के अंदर, विद इन 12 वीक्स, वो बंदा जिसको डॉक्टर ने बोला था आप उठ नहीं सकते, वो 3 महीने के अंदर 12 हफ्तों के अंदर हॉस्पिटल खुद चल के गया, अपनी रीढ़ की हड्डी खुद से बना दी, सब अलाइन कर दिया। अरे भाई, आप कह रहे हो क्या बुखार नहीं ठीक होता, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, कैंसर एक लाइलाज भी। ला इलाज का मतलब, ला इलाज इसका मतलब एक्चुअल में यह था जिसका इलाज अब तक खोजा नहीं गया, फाइंड आउट नहीं हुआ है। हमने उसको पता है क्या समझ लिया, जिसका इलाज हो नहीं सकता। दोनों में बड़ी डिफरेंस है। उस टाइम पर इसका इलाज हो नहीं सकता था, लेकिन एक्चुअल में पीछे की सेंस ये थी कि इसका इलाज खोजा नहीं गया है, इसलिए नहीं हो सकता अभी। पहले टीबी का इलाज नहीं था, ला इलाज बोल दिया, आज तो इलाज है। तो ला इलाज से समझ में क्या आता है कि जो चीज का इलाज डिस्कवर नहीं किया गया। लेकिन एक्चुअल में हमारे माइंड में ये परसेप्शन बैठ गया, ला इलाज का मतलब है अरे भैया तुम ठीक, डायबिटीज ला इलाज है, कैंसर ठीक नहीं होता, हार्ट डिजीज रिवर्स नहीं होती। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं भैया ला इलाज का मतलब है अभी तक मेडिकल साइंस ने या किसी और पैथी ने इस चीज को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ये पावर है। जब बहुत से लोग अपनी सोच के कारण, मैंने कहा एक चीज, कोई भी इंसान बीमार है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, किसी फिजिकल इलनेस में, मैं कहता हूं जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, चैलेंज में आप हो, सिर्फ एक चीज गूगल कर लो कि क्या इस चैलेंज से दुनिया के अंदर कोई एक भी इंसान बाहर आया है? आया होगा ना, कोई तो एक आया होगा। अगर वो आया है तो क्या वो मतलब युगांडा से या मार्स से आया है? क्या वो चांद पे पैदा हुआ है? नहीं, आपके साथ यही पैदा हुआ। तो अगर उसने किया है तो इसका, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास वो मैनुअल है, मैं कह रहा हूं आप सबके पास है, हम सबके पास है। लेकिन कर कौन पा रहा है? जो अपने उस इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। और सबसे पहला इसमें काम करता है आपका बिलीफ, कि क्या आप ये यकीन करते हो कि मैं हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अरे एक 4 फीट का गड्ढा बच्चे को बोलो कूदने को, नहीं कूद सकता, उसी को बिलीफ दे दो तो वो 50 बार जंप वहीं मारता रहेगा सारा दिन। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिलीफ दे दिया। राइट। तो सिर्फ अपने आप को एक बिलीफ देना है कि दुनिया में कोई चीज लाइलाज नहीं है। लाइलाज का मतलब है हम 20-30 साल बाद इंजेक्शन, ऐसी दवाइयां आई होंगी जो कैंसर जैसी बीमारी को एक झटके में यूं खत्म कर रही होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं, इसका मतलब है अभी मेडिकल साइंस के पास वो कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन तैयार नहीं हो पा रहा है, जो वो सेल्स जो है म्यूटेट हो रहे हैं अनवांटेडली, लेकिन अंदर तो वो केमिकल फॉर्मुलेशन है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसके पास वो पावर है जो आप अगर उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो आपके पास भी मिल सकता है। राइट। और ये चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा भी था, मतलब आपके सेल्स हमेशा रीग्रोथ होते ही रहता है, बट वो ग्रोथ हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अनवांटेड सेल्स को मार ही रहा होता है, बट वो जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं तो उसी चीज़ को कैंसर कहने लग जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज काइंड ऑफ है, बट वही हम लोग, आपने बोला ना बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे वैसे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव है। जब तक बिलीव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। और हमने अगर बिलीव ही छोड़ दिया तो शायद से, और ऐसा मुझे लगता है होता भी है प्रैक्टिकली, मेरे दिमाग में कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, बट इतना है कि कई लोग छोटी छोटी बीमारी को अगर बना लेंगे कि यार ये तो कभी, मैं इससे कभी नहीं निकलूंगा, मैं खराब, ये जिंदगी भर बीमारी मुझे रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद से उसको हमेशा वो रहे। लेकिन अगर एक बड़ी बड़ी बीमारी भी है लेकिन वो बिलीव रखता है कि शायद ये कभी ना कभी शायद सही हो जाएगी, भले से किसी की भी नहीं हुई, फिर भी अगर एक बिलीव तो रखो कि यार मेरी सही हो जाएगी, ऊपर वाले पे बिलीव रखो, तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ सही हो भी जाएगी शायद से। और इसीलिए ना मुझे भी बिलीव की इस पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मैं आपसे इससे रिलेटेड एक और, आपने काफ़ी सारी चीज़ आपने बोली और विजुअलाइजेशन का भी बोला आपने, वो स्टोरी बताई। मैं चाहूँगा कि विजुअलाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लोगों को करने चाहिए, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड, जो कुछ गलतियाँ लोग विजुअलाइजेशन करते वक्त करते हैं, और ऐसा कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सको व्यूअर्स भी, ताकि वो लोग भी विजुअलाइजेशन का पावर यूज़ कर सके अपनी लाइफ में। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। मैं ज़रूर ऑडियंस को बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये समझें कि अगर आप, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उस चैलेंज में घिरे हुए हैं ना, तो आपके लिए विजुअलाइजेशन करना भी उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमको बार बार वापस खींचता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी बोलते हैं, हालांकि ये तो न्यूरो साइंस की फील्ड में काम कर रहे थे, इनको खुद पर इतना ज़्यादा बिलीफ था, तो भी ये बोलते हैं कि जब मैं विजुअलाइजेशन करता था 2-3 मिनट के बाद मैं खुद ही नेगेटिव होने लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैं अपने आप को वापस खींच के लाता था। तो अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लेवल पर हैं तो भी आप नेगेटिव होंगे। जब मैं खुद विजुअलाइजेशंस करता था, मैं खुद भी, मुझे लगता था यार अगर ये काम नहीं करे तो तू कर क्या रहा है,
क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? मतलब मेरे जैसे इंसान को भी ये चीज़ें डाउट में कई बार आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 100% कन्विक्शन और आपके पास ये पूरी पावर है कि आपका माइंड इधर से उधर ड्वेल नहीं करेगा, तो आपको ये करना चाहिए। नहीं तो आप किसी एक ऐसे इंसान के विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करो जो आपको करवा रहा हो, ओके। क्योंकि उस टाइम पर आपके साथ एक बड़ा पावरफुल बिलीफ अटैच हो जाता है किसी दूसरे आदमी का। जैसे मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ ना कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं जहां हमें बिलीफ है कि इसकी दवाई लेंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी दवाई लेंगे हमें आराम आ जाए, और आ भी जाता है। अब क्यों आता है? क्योंकि हमारा प्लेसीबो वहां पर काम कर कई रहा बार है। सिर्फ डॉक्टर से मिलके भी ऐसा लगता है कि हम ठीक हो जाएगा, वो उसका रिएक्शन देख के भी हाँ चल कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ रिलीफ हो जाता है और उससे जल्दी ठीक भी हो जाते होंगे। और कई बार मैंने ऐसे देखा भी, डॉक्टर्स अगर टेंशन में रहेंगे, वो भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो वो बंदा और ज्यादा टेंशन में आ जाएगा और टेंशन में। हाँ, एक्चुअल में मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा सा कई बार उसको एंग्शियस वो हो जा एंग्जाइटी की कुछ इश्यूज रहते थे, क्योंकि जो हमारे खुद के फ्रेंड होते हैं ना, वो कई बार उनको लगता है अरे यार तू क्या बताएगा, ठीक है मुझे तो डॉक्टर के पास। तो मैंने उसको कई बार कहा, मैं कहा आप हमारे इवेंट को एक बार ज्वाइन करो। अभी रिसेंटली लास्ट वीक उसने ज्वाइन किया है, और पहली बार उसका 3-4 दिन पहले, अभी मैं बात भी कर रहा था, 3-4 दिन पहले फोन आया, वो बोला आज पहला दिन ऐसा हुआ है कि मैंने दवाई नहीं खाई है। तो खैर मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा था। वो हर बार उसको एक चैलेंज था जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हेल्थ एंग्जाइटी होती है। जब आप किसी का सुनो ना उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो लगता है मुझे भी हो रहा है, किसी को कैंसर हो गया तो लगता है मुझे भी हो सकता है। तो वो इंसान वही उसी उसमें चला जाता है। तो वो किसी को भी देखता है, वो डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए, डॉक्टर बोलता है अरे नहीं यार सब टेस्ट नॉर्मल है, तुमको स्ट्रेस। तो फिर वो लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेस की गोली लिखता है। वो फिर वो घर आता है, वो कहता है अरे नहीं यार कुछ नहीं हो रहा मुझे, मेरी दिल की धड़कन ठीक है, डॉक्टर ने बोला तेरा नसें फटने वाली नहीं है, तो तू ये दवाई खाता। अब मुझे पता चल गया है स्ट्रेस ही था। तो वो दवाई नहीं खाता है, वो ढेर दवाई इकट्ठी करके रखता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये इकट्ठी करके क्यों रखता है, अगली बार यही तो खानी है, फिर लेके क्यों आता है? कहता है ये मुझे याद दिलाती रहती है कि भैया पिछली 10 बार भी तू गया था, कुछ नहीं था, स्ट्रेस था, इसलिए ये बोतली भरी रखी है, इसलिए मैं और ले आता हूँ ताकि ये 20-30 बार एविडेंस इकट्ठे होते रहें कि कुछ नहीं है, मेरे को ये पोटली भरी रखी है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बार माइंड पे काम करो, विजुअलाइजेशन करो। उसने जब विजुअलाइजेशन किया उससे नहीं हुआ। वो 2 दिन बाद वो कहता जो तू बता रहा है बात ये होती नहीं है, कैसे ध्यान थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। मैंने कहा मैं आपको करवाता हूँ, हमारे इवेंट में आओ। वो आया, 4 दिन उसने पावरफुल अपने दिमाग के सभी 18 सेंटर्स के ऊपर काम किया, और 3 दिन के बाद वो इंसान का फ़ोन आ रहा है कि मैंने यार 18 साल हो गए दवाई खाते हुए, 18 ईयर्स। 3 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है कि मैंने नहीं खाई। क्यों? सबसे पहला क्योंकि आपको कोई सही कमांड आपके दिमाग को देने वाला इंसान होना चाहिए। कुछ हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं जो आपके माइंड को दी जाती हैं ताकि आपका माइंड उससे कनेक्ट करे। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई ऐसा वीडियो ढूंढिए, कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आप